वित्त मंत्री अरुण जेटली इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगे। इसके बाद वोट ऑन अकाउंट होगा, क्योंकि उस वक्त चुनाव होने वाले होंगे, चुनाव सर पर होंगे 2019 में। इसीलिए जो कुछ उनको करना है, जो कुछ सरकार की तरफ से देना है, जो कुछ सरकार की तरफ से लेना है, उसके लिए ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। और इसीलिए सबकी निगाह इस आखिरी पूर्ण बजट पर लगी हुई है, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे एक मिडिल क्लास नौकरी पेशा आदमी हो। नौकरी पेशा आदमी ये चाहता है कि उसे टैक्स से छूट मिले, कारोबारी ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ नई सौगातें मिले, रूरल सेक्टर ये चाहता है कि उनकी विकास योजनाओं को और गति दी जाए, जिसके लिए और पैसा मिले। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात लिए कि हम आखिरी बजट से क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे साथ बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा साहब जुड़े हुए हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब है, मेरे साथ फार्मर्स और एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के एक्सपर्ट विजय सरदाना जी है, मेरे साथ आदित्य सिंघल जी हैं जो कि सीईओ है आईएमएल जीन्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, मेरे साथ डॉक्टर रंजीत मेहता है जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, मेरे साथ मेरे मित्र रितेश मलिक हैं जो कि स्टार्टअप के लिए जाना माना नाम है, मेरे साथ सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे टैक्स एक्सपर्ट सचिन गोयल जी हैं और योगेंद्र कपूर जी हैं। तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो मैं आपके पास आऊंगा सचिन, मुझे ये बताइए कि कितनी लोगों को उम्मीद है कि टैक्स में राहत मिल जाए। देखिए, सरकार के पास बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है टैक्स में राहत देने की, लेकिन फिर भी उम्मीद ये कर रहे हैं कि हम लिमिट 3 लाख के आसपास तो हो जानी चाहिए, जो मिनिमम लिमिट है। उसके साथ ही और भी बहुत सारे बेनिफिट सरकार दे सकती है, जैसे एटीसी में होती है एग्जम्पशन, एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जम्पन, वो उसकी लिमिट बढ़ाई जा सकती है। वो 1.5 लाख है फिलहाल, अभी वो 2 लाख तक सरकार कर सकती है आराम से। उसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर को भी, जो अभी छोटी कंपनियों को 25% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन बड़ी कंपनियों को अभी 30% है, वो घटा के 25% सरकार कर सकती है। तो इस तरह से बहुत से तरीके हैं जिससे सरकार राहत दे सकती है टैक्स पेयर्स को। नहीं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि, और मांग भी कर रहे हैं कि अगर मैंने सरकारी फंड में कोई पैसा जमा किया जिसको मैं 5 साल या 10 साल निकाल नहीं सकता हूं, तो मुझे उस पर भी रिबेट मिले। नहीं, उसकी मिलती है, लेकिन अभी लिमिट 1.5 लाख है, उसकी लिमिट बढ़ाई जा सकती है, जो कि अभी 2 लाख तक उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, 2 लाख तक हो जानी चाहिए। अब देखिए बजट में क्या आता है। सर, आप मुझे बताइए 2 लाख रुपए आज की दुनिया में होते क्या है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि सिर्फ सेक्शन 80C ही नहीं, हमारे बहुत सारे सेक्शन है जिसके अंदर हमारे को जो है एक रियलिस्टिक होना पड़ेगा। और उसमें मैं तो इसमें ये फर्दर ऐड करना चाहूंगा कि जैसा हम देख रहे हैं कि इनकम जो है लोगों की, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स की, जो है स्टेबलाइज नहीं हो पा रही है और उल्टा फॉल कर रही है। तो ऐसे में एक हमारा सेक्शन 80TTA है जिसमें एक डिडक्शन आपको 10,000 रुपए की मिलती है सिर्फ। मेरा एक ये सुझाव था कि अगर ये डिडक्शन हमारी 10 से कम 25,000 तक बढ़ाई जाए तो एक लोगों के पास एक साधन बनेगा कि एनकरेज करेगा सेविंग्स जो है उनके पास, सेविंग्स में इंकरेज करेगा। लेकिन नौकरी पेशा आदमी का क्या, मध्यम वर्ग का क्या? एनके सिंह साहब, आपको क्या उम्मीद है, क्या पैसा बचेगा कुछ आपकी जेब में? नहीं, देखिए, बहुत साफ है कि पैसा हमारे मध्यम वर्ग में तो बहुत कम बचेगा, क्योंकि टैक्स में बहुत ज्यादा प्ले करने की गुंजाइश नहीं है। जो होगा वो किसानों के लिए होगा, क्योंकि किसान नाराज है, ये बात एक गवर्नमेंट को मालूम है। लिहाजा जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम, नाराज तो कई सारे सेक्टर्स हैं, कई सारे हैं, लेकिन सबको घुस रखना बड़ा मुश्किल है जी। 62% किसान है और उसका चंक अगर नाराज होता है, और याद रखिए कि आपने ये भी कहा था कि 2022 तक दूना कर देंगे, जबकि इकोनॉमिक सर्वे में आपने 2 दिन पहले ही बताया है कि 4 साल में रियल इनकम किसानों की नहीं बढ़ी है। नतीजा ये होगा कि इसकी नाराजगी जो होगी, बजट आपका ये आखिरी है, लिहाजा जो झोली आप खोलेंगे वो किसानों के लिए खोलेंगे, मिडिल क्लास के लिए थोड़ा बहुत खोलेंगे, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कुछ करेंगे। ये बजट किसान सेंट्रिक होगा और किसानों को काफी कुछ मदद इसमें मिलेगी, किसानों को मदद मिलेगी। लेकिन रोहित सरदाना जी, विजय सरदाना जी, क्या मदद दे सकते हैं किसानों को? क्योंकि जितनी रूरल या किसानों से ओरिएंटेड बजट हम पिछले साल लेकर आए, उसका भी कोई सार्थक असर पड़ा हो चीजों पर, ऐसा दिखाई नहीं देता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए इस बजट में हमें उम्मीद है कि कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हो। अभी तक सरकार को जो बजट में मिलता था वो सब्सिडी दी जाती थी, उसका किसान को फायदा नहीं मिलता था। अब जो सरकार को करना है, और वास्तव में अगर किसानों के हित में करना है, एक तो सरकार को काफी हद तक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर वेयर हाउसिंग पे खर्चा करना होगा, ताकि जो किसान की वेस्टेज है, जो उसको मजबूरी में बेचना पड़ता है, वो ना बेच पाए। दूसरी जो सबसे बड़ी रिफॉर्म की बात है वो है मार्केटिंग रिफॉर्म।
आज कंज्यूमर 50 रुपए किलो सब्जी के देता है, लेकिन किसान तक सिर्फ 5 रुपए पहुंचता है। जो बीच में 45 रुपए है, जो अनअकाउंटेड मनी है, जिसको आप ब्लैक मनी कह सकते हैं, जिसपे कोई टैक्स नहीं देता, वो ही रूरल डिस्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है। तो ये देखना होगा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार क्या करती है, क्योंकि बाकी जो वेलफेयर होगा किसान का वो इन दो चीजों पे निर्भर करेगा। अगर ये दो चीजें नहीं हुई और सरकार ने कुछ भी किया तो वो एक फर्स्ट एड की बात होगी और उसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन आदित्य जी, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करी जाए तो टेक्सटाइल के लिए कहा जाता है कि एक ऐसा सेक्टर है जो नौकरी भी दे रहा है, जो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, कई सारी चीजें हैं जिसमें भारत एज पर है। लेकिन आपको लगता है कि अभी भी हम कॉम्पीट कर पा रहे हैं? मेरे कई सारे दोस्त कपड़ा मार्केट में वो कहते हैं कि कॉम्पीट करने की हालत में ही नहीं है आज की तारीख में चाइना के सामने। नहीं, बहुत ही मुश्किल है। और सिर्फ चाइना की बात नहीं है, अब ये वियतनाम भी हमसे आगे जा रहा है, कंबोडिया भी पहुंच रहा है, इथियोपिया भी पहुंच रहा है। हम अब उस स्थिति में नहीं है जो हम ज्यादा कम्पीट कर पाएंगे। एक्चुअली कौशल विकास बहुत ज्यादा जरूरी है और ट्रेनिंग जो है अभी भी उस लेवल पे नहीं है। हम ये 20-30 हजार करोड़ की बात नहीं होती है, ये 2-3 लाख करोड़ जब तक खर्च नहीं किया जाएगा बजट के अंदर रूरल इंडिया में, तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज के डेट में सर्विसेज में अलग चीज है, बट अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो तरह तरह के लोग चाहिए, दर्जी चाहिए, मशीन रिपेयरमैन चाहिए, इतने सारे लोग चाहिए। उसके लिए हमारी बहुत उम्मीद है बजट के लिए। तो मैन पावर और स्किल डेवलपमेंट का नारा दिया था, स्किल इंडिया, स्किल्ड इंडियंस, ये नारा दिया था। लेकिन कितना सफल हुआ है स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय, इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी विश्लेषण करेंगे। और जब वापस आएंगे तब हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे कि टैक्स फिलहाल कितना है, आपकी जेब से कितना जाता है और कितना बचता है और कितने बचने की उम्मीद है। कहते हैं थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। Presented by विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ बात है इस देश की मिट्टी में जिससे देश का हर कोना जुड़ा है, और हम भी देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। कचारिया। इतने काम करके भी तुम्हारा निखार कभी कम नहीं होता? छोड़ो, मुझे नहाने जाना है। गोदरेज नंबर 1 में है 3/4 प्राकृतिक तत्व और हल्दी चंदन, जिससे मेरी त्वचा को मिली प्राकृतिक निखार। ओ तेरी नंबर 1 निखार। क्या बात है। Life looks boring from boring eyeglasses. Log into coolwings.com. Open your eyes to a cool new life. Frame is free. Lens package starting from $6.99. Health मुश्किल नहीं है यारों, थोड़ा पुश करो, दिल खुश करो। हेल्दी हार्ट की शुरुआत होती है हेल्दी लाइफस्टाइल से, इसलिए सफोला गोल्ड इसका 3-वे एक्शन लाइफस्टाइल से होने वाले स्ट्रेस को कम करे, हार्ट को हेल्दी बनाए। सफोला गोल्ड, हेल्दी लाइफस्टाइल एक हेल्दी हार्ट के लिए। अरे ओए! तुम जैसे लोगों को हम आगे नहीं आने देंगे। है मुमकिन हमारे बिना तुम धन को नहीं समझ पाओगे। इस देश में स्वदेशी नहीं टिकेगा। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया स्वामी रामदेव ने। क्विक हील एंड येलो डायमंड चिप्स को प्रेजेंट स्वामी रामदेव एक संघर्ष 12 फरवरी से रात 8:30 बजे एक नए एंटरटेनमेंट चैनल पर। जी 12 फरवरी से। और सुबह होने से पहले हमने टाइगर हिल पे तिरंगा फहरा ही दिया। चाचा, आपको इन खतरों से डर नहीं लगता? मुन्ना, खतरों से बड़ा होता है हमारा विश्वास, जो हम पाते हैं भरोसेमंद टेक्नोलॉजी से। भैया, टेक्नोलॉजी तो हमारा भी विश्वास बढ़ाती है, तभी तो हम धरती से सोना उगाते हैं। जब मन में हो विश्वास तो मेरे जवान और किसान दोनों होंगे कामयाब। जॉन डियर, टेक्नोलॉजी का वरदान, नए भारत की शान। कैसी चल रही तेरी मिठाई की दुकान? पूरा धंधा ऑनलाइन। कहाँ कह रहा है तू? ये अंकल जी का होटल है, 15% डिस्काउंट मिला है, तुझे भी दिलवा दूँ। जान पहचान है हमारी। ऑनलाइन पे कमा रहा है पर ऑफलाइन पे गवा रहा है। मीन्स जान पहचान करेगा ना तो सिर्फ डिस्काउंट मिलेगा, MNT करेगा तो फर्स्ट नाइट फ्री मिलेगा। मेक माई ट्रिप ऐप डाउनलोड करो और पहली बुकिंग पर फर्स्ट नाइट स्टे फ्री पाओ।
शाबाशी चाहिए तो आप भी कोई रेगुलर नहीं, इंडिगो PU इनेमल अपनाइए। हाँ, सिर्फ इंडिगो PU इनेमल। इंडिगो। अरे श्रेया, क्या हुआ? भाभी वही महीने की तकलीफें। तो 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा लो। हेम पुष्पा मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी, कमजोरी व चिड़चिड़ापन दूर करे और खून साफ कर रूप निखारे। हेम पुष्पा है जहाँ नारी स्वस्थ है वहाँ। तेरी दीवानी दीवानी। गाँव ना मल्हार या भीम पलासी, टॉरेक्स कफ सिरप है तो अलविदा खांसी। सक्सेस के लिए लक नहीं, अपनी मेहनत और दिमाग पे भरोसा होना चाहिए और मुझे मेहनत करने की एनर्जी देता है रिवाइटलेज। इसके 10 विटामिन, 9 मिनरल्स और जिंसिंग रखे मुझे फिट और मेंटली अलर्ट। रिवाइटलेज, जियो जी भर के। बड़ी खबर की प्रस्तुत करता है पतंजलि केश कांति, बालों का हेल्थ इंश्योरेंस, बालों का झड़ना, सफेद होना, रूसी आदि समस्याओं का समाधान। एसोसिएट स्पॉन्सर पतंजलि हर्बल पावर वीटा, MDH देगी मिर्च, पेट सफा, निर्मा एडवांस, रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बवासीर के लिए वैद्य ऋषिका अर्शकल। फोन नंबर 011 25 53 25 53। और नो स्कार, अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा। आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट। बजट की कॉपी लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे जेटली। बढ़ सकती है आयकर छूट की सीमा। इंडिया न्यूज पर बड़ी कवरेज दिन भर। रेल किराया बढ़ेगा या घटेगा, इस पर रहेगी सबकी नजर। पेट्रोल डीजल की कीमत पर लगाम लगाने के लिए भी मोदी सरकार उठा सकती है कदम। जीएसटी को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो जीएसटी में होगा बदलाव। सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की बुलाई बैठक। मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने की होगी चर्चा। राजस्थान उपचुनाव में तीनों सीटों पर कांग्रेस आगे। 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीटों के लिए जारी है वोटों की गिनती। और भारत साउथ अफ्रीका के बीच 6 मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच आज डरबन में शाम 4:30 बजे से होगा मुकाबला। इंश्योरेंस पार्टनर LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। को पावर्ड बाय पानी का डॉक्टर एक्वागार्ड, फर्क दिखता है। एसोसिएट स्पॉन्सर्स कजारिया, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। एस्ट्रल पाइप्स, प्लम्बिंग, ड्रेनेज, एग्रीकल्चर पाइप्स एंड फिटिंग्स। यूनिएंजाइम, बदहजमी और गैस मिटाओ, दिल खोल कर खाओ। और जॉन डेयर, जिंदगी का बेस्ट डिसीजन। तो बड़ी खबर राजस्थान से भी आ रही है। राजस्थान में जिन जिन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। आपको याद होगा 4.5 साल पीछे चले जाइए, कितने बंपर बहुमत से वसुंधरा राजे जीती थी। और उसके बाद अगर आप 2014 को देखेंगे तो उसमें से 100% लोकसभा की सीट बीजेपी के पास गई थी। एनके सिंह सर, इसको क्या संकेत माना जाए? राजस्थान में तो 6 महीने बाद 8 महीने बाद चुनाव सामने है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये वो राज्य है जहां की 3/4 मत जो मिले थे वो बीजेपी को गए और लोकसभा में 100 में से 100% सभी 25 सीटें गई थी। ऐसे में ये बहुत ही ताज्जुब की चीज होगी कि इतना बड़ा टर्न अराउंड हो। और इसकी सिर्फ एक वजह है कि वहां पे जो सरकार थी उससे नाराजगी लोगों की थी और खास करके फार्मर्स की नाराजगी बहुत ज्यादा थी क्योंकि डिलीवरी नहीं हुई। जो वायदे किए थे उसमें डिलीवर नहीं हो पाया है। तो और दूसरा ठाकुरों का अभी आपने देखा होगा कि पद्मावत को लेकर नाराजगी थी, उसके बाद एक असर पड़ा उसका। तो मुझे लगता है कि ये एक ट्रेंड सेटर है और सरकार को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा इन रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि जहां पे बाइपोलर इलेक्शन है, कांग्रेस और बीजेपी दो ही हैं और अधिकांश जो आप राज्य देख रहे हैं वहां पे ब्रॉडली बाइपोलर इलेक्शन होने जा रहे हैं जो चुनाव के लिए आने वाले हैं, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे राजस्थान। हाँ, कर्नाटक भी है, बाइपोलर ही है, एक को छोड़ दिए तो बाइपोलर ही है। तो ऐसे में ये एक इंडिकेटर है कि जो मोदी का जो करिश्मा है, नॉट विद स्टैंडिंग की वो अभी भी है,
लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर पड़ रहा है कि नहीं, अब आप डिलीवरी क्या कर रहे हैं, आपने जो वायदे किए हैं वो टेंजिबल टर्म्स में डिलीवर नहीं हो पाए हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि ये सरकार को बजट इस समय तो खरा गया होगा, लेकिन ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बन गया होगा, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वो सरकार के लिए चेतने की सबब है। अश्विनी राणा जी, अगर मैं बात करूं कि सरकार को जेब में 100 रुपए, मेरी जेब में 100 रुपए होंगे तभी मैं 100 रुपए खर्च करूंगा, या तो 90 कर दूंगा या 80 कर लूंगा, 20 बचा लूंगा। आज की तारीख में बैंकों के पास कितने पैसे हैं, बैंकों के पास कितने पैसे हैं कि ऐसी तमाम स्कीम्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें लगाए जा सके? देखिए, बैंकों के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो लोगों ने पहले पैसा ले लिया है, एनपीए विजय माल्या जैसे और बहुत नहीं, विजय माल्या भी और साथ में बहुत है, तो एक छोटा सा मोहरा है उसमें, वैसे बहुत है, उसमें छोटे लोन भी हैं, बड़े लोन भी हैं। अभी मुद्रा शुरू हुआ है और अभी मुद्रा जो है एनपीए होना शुरू, यानी सरकार ने मुद्रा दिया बिना सिक्योरिटी के। कौन ऐसा आज की देश में नागरिक है जिसको लगता है कि बिना सिक्योरिटी के पैसा मिल रहा है और वापस देगा? यानी बैंक क्या पब्लिक मनी को सिर्फ लुटाने के लिए रहेंगे? लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं। बैंक लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों की जिम्मेवारी है जिस काम के लिए पैसा लिया गया है उस काम के लिए यूटिलाइज करे और बैंकों को वापस दे, ताकि वो पैसा साइकिल होकर और लोगों तक पहुंच सके। बिल्कुल ठीक बोला। मैं आपके पास आऊंगा मेहता साहब, मुझे ये बताइए कि जो बात एनपीए वाली अभी राणा साहब ने कही उसको मैं आगे बढ़ाऊं तो आपको क्या लगता है, क्या ये भारतीय लोगों की फितरत में है कि पैसा लेके 9-2-11 हो जाना, या उस पैसे को सही जगह खर्च न करना? देखिए, जो एक्सपीरियंस अगर हमें इसमें देखें कि जो कई ऐसी चीजें थी, अगर एनपीए देखें तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से थे, और जो पहले जो सबसे ज्यादा एनपीए थे, और दूसरा जो पावर सेक्टर उसमें सबसे आगे है। जहां तक जो आदमी जो आपने कही कि लोगों की माइंडसेट की बात है, मैक्सिमम एनपीए नॉर्मली ये देखा गया है इवन बैंकों में भी, जो स्टार्टअप्स या जो छोटे कारोबारी उसमें बहुत ज्यादा एनपीए हैं। और जो इन्होंने बात करी कि इसमें की मुद्रा जो स्कीम है, बड़े लोगों में भी बड़े बड़े डेफिनेटली वो बहुत बड़े बड़े एनपीए हैं। आपने बहुत ही बड़े बड़े हैं, आपने एक नाम लिया, ऐसे कई लोग बहुत ही बड़े बड़े हैं और वो बड़े लोग पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं, ये भी आप देखिए। तो मैं ये समझता हूं कि जो मुद्रा स्कीम है वो काफी अच्छे इंटेंशन से करी गई थी। अगर आप देखें हमारे देश में 97% जो है एमएसएमईज है, 97% ऑफ टोटल कॉर्पोरेट सेक्टर दैट इज एमएसएमई, वो हमारे एमएसएमईज हैं। तो हमें जब तक आज गवर्नमेंट के पास बेसिकली दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो रोजगार जनरेशन है, रोजगार जनरेशन क्योंकि हमारे 10 लाख लोग वर्क फोर्स में अब आ रहे हैं हर साल, तो 1 करोड़ 20 लाख लोग जो है हर साल हर महीने वर्कफोर्स में 10 लाख लोग आ रहे हैं, तो 1 करोड़ 20 लाख पर एनम हो गए। और दूसरा तो मुख्य चैलेंज है, जैसे आपने भी पहले शुरुआत में बोला था, दैट इज जो फार्मर्स इनकम, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। और जो सरकार ने अब तक इस दिशा में कदम उठाए हैं वो लॉन्ग टर्म स्टेप्स हैं, जैसे क्रिएटिंग मार्केट लिंकेजेस, जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस जो थ्रू कोल्ड चेन जो क्रिएट किए हैं, उनका जो असर है थोड़े दिनों बाद दिखाई देगा। लेकिन फार्मर को जो है अभी इमीडिएट उनको रिलीफ चाहिए, और इमीडिएट रिलीफ देने के लिए मैं समझता हूं एमएसपी जो प्राइस है उसका अगर थोड़ा बढ़ाया जाए तो वो एक फार्मर्स को शायद एकदम से जल्दी रिलीफ मिले। बट जो सरकार ने जैसे कोल्ड चेन में 100% एफडीआई कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर किया है, जिसमें कि आपको लोन मिलने में बहुत हालांकि भी बैंक्स बहुत ज्यादा कोल्ड चेन सेक्टर में लोन नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, ये बहुत अच्छे कदम है। विजय माल्या को दे रहे हैं, बाकियों को नहीं दे रहे हैं। एग्जैक्टली ये विजय माल्या बहुत पुराना केस हो चुका है, बट डेफिनेटली हमें देखना कि बैंकों का जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो पैसा है वो अल्टीमेटली तो पब्लिक का पैसा है, वो उसका जो भार है अल्टीमेटली जो उसका असर है पब्लिक पे पड़ेगा। तो मैं समझता हूं जो मार्केट लिंकेजेस सरकार ने क्रिएट किए हैं, आज अगर देखें तो सर हमें सबसे पहले देखना है किसानों को जो उनका वेस्टेज है उसको कैसे रोका जाए। हमारे देश में प्रोड्यूस की कमी नहीं है। ये 60 साल से हम सुन रहे हैं कि वेस्टेज रोका जाएगा, उसके लिए एफडीआई की भी बात हो गई, उसके लिए कहा कि बड़ी बड़ी कोल्ड चेन बनेंगी, बड़े बड़े सुपर स्टोर खुलेंगे, वॉलमार्ट आएगा और पता नहीं क्या क्या आएगा उसको लेके। हकीकत ये थी कि अभी जब मैं रिकॉर्ड देख रहा था
तो जो कोल्ड स्टोरेजेस के लिए सब्सिडाइज लोन मिला है वो अनिल अंबानी को, वो मुकेश अंबानी फैमिली को मिला है। बॉम्बे में जो कोल्ड चेन बने हैं वो अंबानीज ने बनाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसानों की बहबूदी के लिए क्या हुआ है। ये देखना, कोल्ड चेन अभी भी डेवलप नहीं हुई है, बल्कि अभी जो अशोक दलवाई की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि इमीडिएटली आप अपने स्टोरेज की फैसिलिटी को मल्टीफोल्ड करें और कोल्ड चेन इमीडिएटली डेवलप करें। एग्री करता हूं, लेकिन सरदाना साहब हो क्यों नहीं पा रहा है? हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, मैं मतलब जब से पैदा हुआ हूं तब से यही सुन रहा हूं कि हम एक दिन कोल्ड चेन का नेटवर्क डेवलप करेंगे, वो रेफ्रिजरेटेड गाड़ी होगी, वो हमारे जो सब्जियों को लेकर जाएगी, फिर हमारा जो वेस्टेज है वो 5 से 10% रह जाएगा। ये हो क्यों नहीं पा रहा है? क्या इसमें बेसिक अड़चन लगती है आपको? बहुत सही सवाल है आपका, और यही चीज हमें समझनी पड़ेगी कि कुछ कोर चीजें जो सरकार को करनी है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी करना नहीं चाहती है। कारण उसका बहुत सिंपल है कि आज आप अपने घर में 50 रुपए किलो सामान खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, किसान तक 5 रुपए जाता है। जो 45 रुपए है ये जाता है बिचौलियों के पास। उसके लिए वो कहां जाता है, वो 45 रुपए का यूज कैसे होता है, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपको उसकी भी करनी चाहिए। या वेस्टेज हो जाता है? वेस्टेज कम है सर। कोई किसान खरीदने के बाद, व्यापारी खरीदने के बाद वेस्ट नहीं करेगा। वो सारा पैसा जिसको आप ब्लैक मनी जनरेशन कहते हैं वो सारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज में जाता है। आपकी ग्राउंड लेवल की सारी रैलियां उससे फंड होती है। ऐसा मत बोलिए, मैं बह रहा हूं, ऐसा मत बोलिए सरदाना जी, गड़बड़ हो जाएगी। आप आज उठाइए, जितनी भी मंडियां हैं उनके जितने ऑफिस बियरर हैं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है। आप समझिए कि रेजिस्टेंस कहां है और रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहे। जब तक आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर का एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है, एफिशिएंसीज वहां इंप्रूव होंगी नहीं। अगर आप कोल्ड स्टोर लगा भी लेंगे, लेकिन आपके जो कानून है वो 1960-1970 के हैं, वो आज कानून की जरूरत नहीं है। जब तक आप उस मक्कड़ जाल को साफ नहीं करेंगे, आर्काइक कानूनों को, आप जो ये उम्मीद कर रहे हैं आपकी जिंदगी में नहीं हुआ, अगली जिंदगी में भी नहीं होगा जब तक ये मक्कड़ जाल साफ नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने रिपोर्टर्स के पास चलता हूं। मनोहर हमारे सहयोगी है, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से है, मनीष अवस्थी जी मुंबई से है, प्रकाश पांडे विजय चौक से है, और आईएनए मार्केट से राजीव शर्मा है। सबसे पहले प्रकाश के पास चलते हैं। प्रकाश, आखिरी बजट है, इसको लेकर सरकार के मन में कैसी बेचैनी है? क्योंकि आखिरी बजट में उनको जितनी भी उम्मीदें हैं, जो पहाड़ सी उम्मीदें पैदा हो गई थी 2014 में, उसको डिलीवर करने की हालत में आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक। जिस तरह से सरकार ने इतनी उम्मीदें जगाई थी, चाहे रोजगार का मामला हो, 2014 में कहा गया कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। जमीनी हकीकत क्या है ये सबको पता है, इतने एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। तो ये अंतिम जो है पूर्णकालिक बजट है, ये सरकार के लिए काफी बेचैनी भरा है। भले नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जीएसटी के बाद गुजरात का चुनाव था, वो सरकार के लिए बिल्कुल नाको चने चबाने जैसी स्थिति हो गई थी। अब इस साल तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जहां पर सीधे सीधे टक्कर कांग्रेस है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं गुजरात के बाद गेन कर रही। तो ऐसे में सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से जो है सबको एक साथ लेकर और सबको संतुष्ट करना। आपने भी जैसा कहा कि सबको संतुष्ट करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ एक मुद्दे ऐसे हैं, जैसे किसानों को अगर आप संतुष्ट नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव और 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने, उसमें आपको काफी मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह सर्विस क्लास है, वो भी उम्मीद कर लगाए बैठे हुई है, युवा उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि रोजगार कैसे हो। साथ ही जो मिड कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनको लगता है कि किस तरह से जो है लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न हो, किस तरह से आमदनी बढ़े। तो उन सारे मुद्दों पर जो है 11 बजे जो पिटारा खुलेगा, इसी के बनिस्पत जो है, इसी के बिना पर सरकार को जो है आने वाले चुनाव में जाना है। तो उम्मीद की जा रही, जैसे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, कि किसानों के लिए, जो हम भी सत्ता के गलियारों में सुन रहे हैं, किसानों के लिए हो सकता है अच्छे सोप्स की घोषणा की जाए, साथ ही जो है महंगाई पर काबू पाने की कोशिश की जाए। तो बहुत बड़ी चुनौती है, जो कि इस बजट के ही मद्देनजर आगे के चुनाव के नतीजे भी सामने आएंगे, क्योंकि राजस्थान उपचुनाव के नतीजे जो हैं, हालांकि अब बजट बन चुका है। जी, आपने कहा कि राजस्थान के चुनाव के नतीजे, जी हां, वहां पर उपचुनाव पर जितनी भी सीटों पर वोट डाले गए हैं, उन तमाम सीटों पर अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से कांग्रेस आगे चल रही है। ये एक बड़े खतरे की घंटी हो सकती है बजट की शुरुआत से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन अब सीधे चलते हैं मुंबई। माया नगरी का क्या कहना है, भारत की आर्थिक राजधानी का क्या कहना है, किस तरह की उम्मीदें हैं? मनीष भाई, क्या उम्मीदें हैं जब आप अपने उद्योगपति दोस्तों से बात करते हो, एक कॉमन आदमी से बात करते हो, दोनों की उम्मीदों में कितना अंतर है?
देखिए दीपक भाई, उम्मीदें हजार हैं और चुनौतियां अपार हैं, और इसके साथ साथ मुंबई को लेकर अगर बात करें तो मुंबई में माया नगरी है। माया नगरी के साथ साथ यहां पर वो सारी अर्थव्यवस्था का अर्थ संकल्प और अर्थ नीति का सही अगर मायने में क्रियान्वयन होता है तो वो ये शहर है। मेरे साथ दीपक भाई समंदर का वो नजारा है, कुछ लोग चहलकदमी करते दिखाई दे रहे हैं, कदम ताल कर रहे हैं, और कुछ लोग आस लिए कि आखिर जेटली की पोटली से क्या निकलेगा। मेरे साथ यहां पर ट्रेवल टूरिज्म के डायरेक्टर आमिर मुले हैं, मेरे साथ शरणप्रीत कौर जो कि एक आस्था है उसमें गुरु मां की अपनी कुछ भविष्यवाणियां हो सकती है। मेरे साथ मशहूर अभिनेत्री सुरभि तिवारी हैं, मेरे साथ डॉक्टर रुमान मलिक हैं, मेरे साथ प्रतिभा दवे जो कि एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट होम मेकर हैं, और बजट राग लेकर एक सिंगर उभरते कलाकार हैं, वो लेकर आए हैं अपनी नज्म, वो मेरे साथ रहेंगे। और ये मेरे साथ मैनेजमेंट स्टूडेंट है जो कि युवाओं की सोच क्या है, युवा क्या देख रहा है, युवा इस सरकार की तरफ क्या उम्मीदें लगाए बैठा है, ये सारा पैनल है। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है बजट राग से शुरू करें। तारिक, क्या राग है आपके पास? अंगड़ाई लेकर सो चले ख्वाबों में ही, अंगड़ाई लेकर सो चले। मैं सुनाता हूँ आपको। अंगड़ाई लेकर सो चले ख्वाबों में ही सवर चले, हकीकत में लड़ाई बहुत है, क्या करूं महंगाई बहुत है। अंगड़ाई लेकर सो चले ख्वाबों में ही सवर चले, हकीकत में लड़ाई बहुत है, क्या करूं। लड़ाई बहुत है, क्या करूं, चूंकि समय भी कम है, मैं जानता हूं अंगड़ाई लेगा ये बजट। जी प्रतिभा जी, आप क्या उम्मीदें लगाए बैठे? मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो राहत मिलनी चाहिए इस बार गृहिणियों को, स्पेशली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। महंगाई से सब बहुत चुनौतीपूर्ण हो रहा है घर चलाना, तो मुझे लगता है किचन में इस बार राहत मिले। ये गृहिणी की उम्मीद। दीपक भाई, अब डॉक्टर मलिक, आपकी फ्रेटर्निटी क्या सोचती है? सर, महंगाई का दर्द सबको है, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेडिकल फील्ड्स जो है, अगर मैं उसकी बात करूं तो जो इंडिया का जो बजट है मेडिकल फील्ड में और बढ़ना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी हिंदुस्तान में है। जो हिंदुस्तान में जो जीडीपी के हिसाब से जो यहाँ पे बजट का इन्वेस्टमेंट है 1.2% है। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब इस पे विस्तार से करेंगे। हमारे साथ सुरभि तिवारी हैं जो कि मशहूर अभिनेत्री भी हैं और एक उद्यमी भी। सुरभि, आप किस तरह से बजट को देख रही हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ना कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसे भी कम करने की जरूरत है। जो इंडिविजुअल टैक्स स्लैब जो है 3 लाख रुपए का, उसे भी कम करने की जरूरत है। दूसरा, हमारा जो देश है वो आज भी किसान। हमारे साथ शरणप्रीत है। शरणप्रीत, माया नगरी है, रेल पे मैं ये कहना चाहूंगी, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं इस मंच पर आ सकी और आप सबसे रूबरू हो सकी। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे हमें भी गुरु माँ वाला कैरेक्टर करना है या आपको इतनी आसानी से मिल गया। मैं सबसे ये बताना चाहूंगी कि नहीं, आपकी उम्मीदें क्या है? जी, मैं उसी की तरफ आ रही हूँ सर, क्योंकि मैंने जो अपनी स्ट्रगल की वो लोकल ट्रेन से की है। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है मुंबई की, वो लोकल ही है और मेट्रोज है। तो अब जब एक रेल हमें एसी की हमें प्रोवाइड की गई है, तो मैं रेल बजट मंत्री से यही कहना चाहूंगी, एक अपील करना चाहूंगी कि इसकी संख्या और बढ़ा दी जाए, ताकि हम जैसे युवा कलाकार जो नए आ रहे हैं उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। दीपक भाई, जेटली का सिग्नल होगा और पीयूष की रेल होगी आम बजट के साथ साथ, इस पर भी सबकी नजरें हैं। हमारे साथ पर्यटन को लेकर आमिर साहब हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि पर्यटन में क्या कमी और क्या होना चाहिए? बहुत कमियां हैं हमारे यहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का मेजर प्रॉब्लम है। हमारे पास में यहाँ पे इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे यहाँ का पर्यटन जो है वो बहुत ज्यादा एनहांस हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास में हाँ दीपक भाई, आप कुछ कह रहे थे। मैं फिर आऊंगा आपके पास, आपसे फिर जुड़ेंगे, तब आप बाकी लोगों से बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस वक्त लेना है फिलहाल तेजी से एक ब्रेक, और उसके बाद हम वापस आकर बात करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उम्मीद क्या है, उम्मीद और उसके इंप्लीमेंटेशन में कितना फर्क है, और क्या 4 साल में हमने इंप्लीमेंट किया, इस पर भी बात करना होगा ब्रेक के बाद। और ये सीधे लिए चलते हैं आपको संसद भवन, जहां से लाइव तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, संसद भवन की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शत बजट की कॉपियां पहुंच रही हैं, जो वही देख रहा हूं मैं, बजट की कॉपियां पहुंच रही हैं, और बजट की कॉपियां जो है ट्रक से उतारकर अंदर ले जाई जाएंगी, इसी को पेश किया जाएगा और बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन तब तक बजट बेहद गोपनीय चीज है। अगर हमारे मंत्री जो शपथ लेते हैं वो 2 चीज की लेते हैं, एक पद की लेते हैं
अपने पद की और दूसरी गोपनीयता की। तो बजट के बारे में भी कहा जाता है कि जब बजट होता है, हम जब दूरदर्शन में काम किया करते थे और बजट की प्रति हमें पहले मिल जाती थी तो हमको क्वारंटाइन में रख दिया जाता था, एक बंद कमरे में हमको सील कर दिया जाता था और आने और जाने की भी अनुमति हमको एस्कॉर्ट के सहारे होती थी, आने जाने की अनुमति नहीं होती थी। उस इलाके को आप अगले उतने वक्त तक जब तक बजट पेश ना हो जाए नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं बजट की कॉपी उतर रही है, बजट की कॉपी उतर के हैंडओवर होके बाकायदा सिक्योरिटी वालों के हाथ में देके सीधे वित्त मंत्रालय का जो दफ्तर होगा वहां पर पहुंचेगी और वहां से टेबल ऑफिस जाएगी और टेबल ऑफिस जाने के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो सर पेपर तो आ गया है अब, लेकिन क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कैसे करेंगे जेटली जी? ये क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ सवाल जवाब होगा या गद्य लिखा जाएगा या पद्य लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे जेटली? दीपक जी ये वस्तुनिष्ठ ही होगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन होगा तो सही अंदाजा मिल पाएगा कि सरकार की मंशा क्या है। तो आप देखेंगे कि हर सोशल सेगमेंट के लिए एक पिटारे में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो ब्रॉडर कंसेप्ट है वो ये है कि अगर जीडीपी वॉल्यूम बढ़ रहा है, आज आपका 2.6 ट्रिलियन डॉलर का है, 155 लाख करोड़ का बजट है, इसमें आप डिलीवरी कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि मैकेनिज्म आपका कैसा है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली डिलीवरी, जैसे फसल बीमा योजना एक बहुत अद्भुत योजना है, 50 साल में पहली बार इस तरह की अच्छी योजना आई है किसानों के लिए, लेकिन आज वो किसानों के पास पहुंच नहीं पाई और इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि साहब 40% लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये क्या है। तो ये जो आपकी योजनाएं हैं इसको अमल कैसे करेंगे आप, ये इनकी प्रॉब्लम है। यही बेसिक अंतर होता है, उसको प्लान करना, उसको सही एग्जीक्यूट करना और इसको एक लॉजिकल एंड तक ले जाना। मैं राणा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं संसद भवन, जहां से हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। में क्या बदलाव आएगा ये सब कुछ निर्भर करता है बजट। जी हाँ, आर्थिक बजट आज पेश होगा। बजट आप देख सकते हैं, पीछे बजट की कॉपीज जो है वो आ गई है। 11 बजे बजट पेश होगा हाउस के अंदर। ये देख सकते हैं आप, जो बजट की कॉपीज है वो सुरक्षा के बीच में पार्लियामेंट में आ गई है। किसानों के लिए क्या होगा, रोजगार में क्या होगा, आपकी हमारी जेब में क्या फर्क पड़ेगा, इस सब कुछ निर्भर करता है बजट पर। जी हाँ, बजट की कॉपी जो है वो संसद भवन पहुंच चुकी है, निकाली जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद अरुण जेटली वित्त मंत्री देश के बजट पेश करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या होगा, क्या स्लैब्स बढ़ेगा, क्या चीजें सस्ती होगी, क्या महंगी होगी। ये सब कुछ इसी पिटारे के अंदर है। थोड़ा सा इंतजार और करिए और देखिए कि वित्त मंत्री के पिटारे में क्या क्या है। संसद भवन से कैमरामैन गंगा के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। एसोसिएट स्पॉन्सर्स कजारिया, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। एस्ट्रल पाइप्स, प्लम्बिंग, ड्रेनेज, एग्रीकल्चर पाइप्स एंड फिटिंग्स, यूनिएंजाइम, बदहजमी और गैस मिटाओ, दिल खोल कर खाओ। और जॉन डेयर, जिंदगी का बेस्ट डिसीजन। तो हमारी इस खास पेशकश बोले बजट में आपका स्वागत है। ठीक 60 मिनट बाकी हैं। ठीक 60 मिनट बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का पिटारा खुलेगा और नरेंद्र मोदी सरकार अपना आखिरी पूरा बजट पेश करेगी। जाहिर सी बात है, देश को उम्मीदें हैं, हर इंसान को उम्मीदें हैं, गृहिणी को उम्मीदें हैं, टीचर को उम्मीदें हैं, नौकरी पेशा को उम्मीदें हैं। जो ये देखिए, अब ये तस्वीर आ रही है कि अरुण जेटली बजट लेकर संसद भवन पहुंच गए। आइए दिखाते हैं आपको वो फेमस फोटो ऑफ जो बजट की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मैंने वित्त मंत्री को कई बार देखा। वित्त मंत्री वहां पहुंचेंगे, यहां पर खड़े होंगे, उनके साथ सहयोगी होंगे उनके। वित्त मंत्री पीछे दिखाई दे रहे हैं आपको। आज उन्होंने सूटकेस ऊपर नहीं किया। दरअसल सूटकेस 90% वित्त मंत्री ऊपर कर लेते हैं, बिल्कुल दिल के पास रख लेते हैं, लेकिन शायद दिल से लेने वाली कितनी बातें होंगी इसमें, इस पर अभी पर्दा उठना बाकी है। अरुण जेटली जी संसद की सीढ़ियां चढ़ते हुए और सीढ़ियों से अंदर जाएंगे। अब वो कैबिनेट रूम में जाएंगे, वहां पर कैबिनेट मीटिंग होगी, कैबिनेट बजट पर औपचारिक मोहर लगाएगी। अगर वो जरूरत समझते हैं तो कैबिनेट को इसके बारे में ब्रीफ करेंगे और उसके बाद ठीक 11 बजे संसद में अरुण जेटली जी बजट पेश करना शुरू कर देंगे। हम आपको बता दें कि बजट का हिंदी अनुवाद, यानी बजट हिंदी में सिर्फ और सिर्फ आप इंडिया न्यूज पर सुनिए और आप देख सकते हैं कि कैसे
इसके लिए माहौल बन चुका है। वित्त मंत्री जी देखिए शायद अपना सूटकेस उठाते हैं, थोड़ा सा उठाया है उन्होंने, लेकिन कैमरामैन की लंबी लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस युग में ज्यादा कैमरामैन ही आपको दिखाई देंगे हर कहीं हर जगह। आइए वापस चलते हैं बजट के डिस्कशन पे। रितेश मेरे साथ हैं। रितेश स्टार्टअप के अग्रणी लोगों में से है देश में। रितेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया की बात प्रधानमंत्री ने करी थी, उसमें कितनी कामयाबी मिल पाई है? दीपक जी, 2 साल के हिसाब से बहुत मैसिव लीप लिया है गवर्नमेंट ने। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक नहीं की हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा बेस फंडामेंटल जो है वो है एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम सिर्फ 4.13% अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं। नॉर्मल डेवलपिंग नेशंस ब्राजील 6.1% खर्च करता है। जब तक एजुकेशन की नींव ठीक नहीं होगी तब तक जो हमारा सपना है 2022 में 50 करोड़ स्किल्ड लोगों को जन्म देना, वो नहीं हो पाएगा। और जहां तक सर ने कहा, हमारा जो एनपीए है, एनपीए हमारा 1.5 लाख करोड़ का है कुल मिला के, और स्टार्टअप्स को पिछले 2 साल में सिर्फ 500 से 600 करोड़ दिया गया है। 2 साल में ये नहीं बताया जा सकता कि वो एनपीए है या नहीं है। इस वक्त हमारा देश दुनिया के मुझे लगता है बहुत कम देश हैं जो बिना सिक्योरिटी के पैसा दे रहे हैं। 10 लाख रुपए अगर आप एक बच्चे को देते हो, उन 100 बच्चों में से अगर एक बच्चा भी फेसबुक जैसी कंपनी बना दे, तो द काइंड ऑफ रेवेन्यू जो हमारे पास देश के पास आएगा, जो टैक्स आएगा, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ये याद रखिएगा 2028 में हमारी आबादी चाइना से ज्यादा हो जाएगी। हम लोग पढ़े लिखे श्रेणी में सबसे ज्यादा, कहीं तो आगे भाग रहे हैं। बिल्कुल चाइना से यहाँ आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल, हम लोग पढ़े लिखे देशों की श्रेणी में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। इस वक्त हमारे लिए जो सपना है, जो सरकार ने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां हर साल निकालेगी, वो सवाल ही नहीं होता। वो हम पैदा कर ही नहीं सकते जब तक हम ज्यादा स्टार्टअप्स पे फोकस नहीं करें। रोजगार के मुद्दे पर हम आएंगे, लेकिन अश्विनी राणा जी, आप मुझे बताइए कि जो हम बात कर रहे थे, थॉट, प्रोसेसिंग, डिलीवरी और इम्प्लीमेंटेशन, ये चारों प्रोसेस में आपको कितना सक्सेसफुल नजर आते हैं? देखिए, डिलीवरी में हमने स्कीम बनाई, स्कीम को इम्प्लीमेंट भी किया, लेकिन वो जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए वहां तक हम नहीं पहुंच पाए, उसमें हम फेल्योर हैं। उन लोगों तक पहुंचा भी नहीं पाए कि आपके लिए ये स्कीम है, तो वो और भी फेलियर है। तो मुझे लगता है कि स्कीम बना दी, स्कीम अच्छी थी, इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुआ, और जनता तक जहां तक पहुंचना है वहां तक भी उसको नहीं पहुंचा पाए, तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर मैं मानता हूं। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि जो स्कीम जिस लोगों के लिए है, उन लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो उनके क्लासेस हैं, उनको इन्वॉल्व किए बिना आप नहीं कर सकते। आप कहें कि आपने कुछ भी बनाया, आपने बैंकों को दे दिया कि आप अटल पेंशन योजना बेचो, अरे बैंक वाले बैंकिंग करेंगे या वो अटल पेंशन योजना बेचेंगे? आप एक तरफ कहते हो कि बैंक प्रॉफिट में जाने चाहिए, दूसरी तरफ कहते हो कि वो लॉस मेकिंग नहीं। अगर वो इस तरह की स्कीम बेचते रहेंगे तो वो कहां से उसको कमा पाएंगे? तो इसलिए उसको करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वो सेक्टर है, उन सेक्टर के लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व, ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, उनको आपने कोई स्कीम देनी है तो ट्रांसपोर्ट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन, उनको इन्वॉल्व करिए ताकि वो लेकिन वर्कर के ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे तो गजब हो जाएगा। वो गाना है ना, गजब भयो रामा जुलम भयो रे, ना उन तक पहुंचाने के लिए उनको इन्वॉल्व करो, तो आप उस एजेंसी, अपनी एजेंसी से। दिक्कत तो पहुंचाने की है ना। राजीव गांधी ने सही कहा था कि 1 रुपए जो जाता है वो 15 पैसे नीचे तक पहुंचता है। अब कितने पहुंच रहे हैं मुझे नहीं पता। ये हुआ है, उसमें एक प्लस पॉइंट ये हुआ है कि आज अल्लाह का फजल है कि आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपके पास आ चुका है, लिहाजा आप जो इंटरमीडियरीज है उनको बाईपास करके डायरेक्ट डिलीवरी मोड में जा सकते हैं। डीबीटी जो स्कीम आई, लेकिन मैं आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक के बारे में सिर्फ एक बात बोलूंगा, फिर हम राकेश कुमार सिंह का वॉक थ्रू देखेंगे। देखिए सर, अगर आपको इडली बनानी होती है ना, तो कंप्यूटर पे आप उसका बिल तो बड़ी आसानी से जनरेट कर देते हैं, लेकिन वो जो दाल पीसना है, फिर नारियल पीसना है, फिर सांभर बनाना है, फिर उसमें छौंक लगाना है, ये सब आदमी को हाथ से ही करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली जो एंड यूजर है वो उसका क्या करता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो बिल निकाल के छोड़ देता है या उस इडली को लेता है और उसको कंज्यूम भी करता है। तो मेरे ख्याल से हमको अपनी मेंटालिटी के बारे में सोचना चाहिए। मैं इसमें सरकार की कहीं नहीं कह रहा हूं, मैं इसमें समाज की जिम्मेदारी की बात कह रहा हूं। थॉट प्रोसेस में आएगा
इंप्लीमेंटेशन में आएगा, एग्जीक्यूशन में भी आएगा और फिर फाइनली एंड रिजल्ट उसका आएगा। लेकिन एंड रिजल्ट बजट का क्या आता है, उससे पहले हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह ने बताया बजट के दस्तावेजों का। आज अंतिम पूर्णकालिक बजट है जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे। अरुण जेटली संसद भवन पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी जो है संसद भवन के गेट नंबर 1 की ओर आगे बढ़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरुण जेटली का जो गाड़ी है वो पहुंच चुका है गेट नंबर 1 पर और यहाँ से संसद भवन के अंदर जाएंगे। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार इस बजट में क्या है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि वित्त मंत्री युवाओं, महिलाओं, गांव, नौकरी पेशा लोगों, किसान, हेल्थ और शिक्षा पर विशेष जोर दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अरुण जेटली का जो ये बैग है, आप खुद देखिए, वित्त राज्य मंत्री के साथ 1 नंबर गेट से संसद भवन में प्रवेश करते हुए और उनका ये आप लेदर का बैग है जिसमें बजट की कॉपी है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार वित्त मंत्री के लिए चुनौती ये है। तो वित्त मंत्री के सामने क्या चुनौती है, शायद राकेश का वो हिस्सा हम नहीं सुन पाए, लेकिन वित्त मंत्री के सामने चुनौती है कि सबको साथ लेकर चले और वही काम जिंदगी में सबसे मुश्किल है, सबको साथ लेकर चलना। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मनोहर के पास। मनोहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से मेरे सहयोगी राजीव शर्मा। मनोहर, आपकी बीट के साथ बड़ी जाती हुई है। आप मानेंगे रेल बजट अगर आता तो आपकी बीट एक दिन बड़ी फली फूली रहती। बिल्कुल दीपक जी, आपने सही कहा, क्योंकि जो पॉलिटिकल चार्मिंग थी, जो नेताओं की एक चार्मिंग थी, जो रेल मंत्री हुआ करते थे, उनके यहाँ सुबह से ही तांता लगा रहता था और आज उनके घरों के सामने सन्नाटा छाया हुआ है। और जहां तक रेल बजट का सवाल है, तो भले ही रेल मंत्री को इस आम बजट से ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि पहले ही उन्हें लाल झंडी दिखा दी गई है कि आपको बाजार से बोरो करना पड़ेगा। लेकिन रेल मुसाफिर जो है उनको बहुत ज्यादा उम्मीद है। हमारे साथ तमाम रेल मुसाफिर हैं, इनसे बात करेंगे। क्या आप बताएंगे कि आपको क्या उम्मीद है इस बार बजट से? देखिए, ट्रेन में सफाई होनी चाहिए, सफाई नहीं होती बिल्कुल। पिछले 3 साल से देख रहे हैं हम। मैं ट्रैवल करता हूँ, लखनऊ जाता हूँ, वाराणसी जाता हूँ, इलाहाबाद जाता हूँ। ट्रेनों में इतनी गंदगी है कि पूछो मत। इतना बुरा हाल है कि कीड़े हैं, जो उसकी बेडशीट होती है इतनी गंदी होती है, बहुत ज्यादा। मतलब इन लोगों ने ये नहीं देखना, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे रखी है सारी चीजें। ट्रेनों की क्या स्थिति है, क्या समय पर पहुंच रही है? नहीं, बहुत लेट हो रही है, 5-5 घंटे 6-6 घंटे लेट पहुंच रही है। बताइए, इन्होंने कहा कि फॉग आ रहा है, फॉग पास लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, कुछ नहीं लगा रहे ये लोग। आप बताएंगे कि आपको क्या उम्मीद है? आपने IRCTC का लोगो वाला टी-शर्ट भी पहन रखा है। जी सर, मेरी उम्मीद तो यानी कि अपना जॉब के मामले में मतलब बहुत ही उम्मीद है कि 2018 में कि ये जॉब निकालेंगे। बट प्राइवेट सेक्टर में लगा लो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में लगा लो, क्योंकि 2018 और 19 में, क्योंकि 2019 में इलेक्शन आने वाले हैं, 2018 में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ ना कुछ जॉब निकलेगी। ठीक है सर, मतलब बेरोजगारी दूर होगी जो उम्मीद है। आप बताएंगे, आपको कुली है यहाँ पर सामान। जी दीपक जी। मनोहर, फिर आएंगे आपके पास, आप जरा इकट्ठा करते रहिए, क्योंकि अब जो है मैं आपको थोड़ा कम वक्त दे रहा हूं, क्योंकि रेल बजट जो है बड़ा छोटा भाई हो गया, उसका भाई बड़ा बजट अभी आने वाला है, मोटा भाई आने वाला है, जैसा हम गुजराती में कहते हैं। सीधे राजीव के पास चलते हैं। राजीव, आपके साथ जो लोग हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? दीपक जी, मोटा भाई क्या बजट के इंतजार में तमाम लोग यहाँ भी है। IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर है। हमारे देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, हम चौथे बड़े प्रोड्यूसर हैं मेडिसिन के, मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं। ये तमाम डॉक्टर्स हैं हमारे साथ। डॉक्टर सुमेध हमारे साथ, क्या स्पेशलाइजेशन है आपका? ऑर्थोपेडिक्स। शरीर का ढांचा ठीक रखते हैं। तो बजट जो आने वाला है वो आपकी जरूरतें और देश का ढांचा कितना ठीक कर पाएगा? सर, वी आर नॉट सेटिस्फाइड प्रीवियस एंड होप दिस टाइम पे कुछ अच्छा है। सर, गवर्नमेंट का, हमारा इंडियन गवर्नमेंट का 2.5% GDP स्पेंड होता है टोटल हेल्थ पे। उसमें से 1% गवर्नमेंट देती है, 1.5% स्टेट गवर्नमेंट देती है। पिछले साल से जो 1% प्रपोज किया था वो भी पूरी तरह से नहीं मिला। उसके बाद जो इन्फ्लेशन था वो भी काउंटर नहीं हुए। राइट नाउ हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जो 1% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो उसका अपना लेवल 3% पे लेके जाए, 3.5% पे लेके जाए, सो दैट जो WHO की रिकमेंडेशंस है कि एक
किसी भी कंट्री का हेल्थ सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर होता है वो जीडीपी के 3.5 या 4% का हो, और एक सेटिस्फाई करेंगे गोल्स ऑफ द हेल्थ मिशन। 4% तक होना चाहिए कम से कम हेल्थ सेक्टर के लिए। डॉक्टर रिपुदमन, परेशानियां कहां हैं? क्यों मेडिकल फ्रेटर्निटी इतना परेशान है और उम्मीद रख रही है? एक तो हमारे यहाँ डॉक्टर पेशेंट जो रेशियो है वो 1:1 1100 है, वो इम्प्रूव करना चाहिए। पीएचसी 25,000 पीएचसी हैं, जिनमें से 14,000 पीएचसी पे आर वर्किंग विद जस्ट 1 डॉक्टर। आप पब्लिक हेल्थ सेंटर की बात करें। पब्लिक हेल्थ सेंटर इम्प्रूव करने की जरूरत है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर, क्योंकि बहुत सारे लगता है कुछ तकनीकी खराबी है, राजीव से हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अब इस बजट से हम क्या उम्मीद करते हैं। 4 साल में क्या क्या वादे हुए, क्या क्या इरादे थे सरकार के और कितने उसमें से पूरे हुए हैं, उस पर भी एक नजर दोहराएंगे। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक।